अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। उठ जाओ गेंडे, घोड़े गधे बेचकर सो रहे हो क्या? उसने अपनी चीखती हुई आवाज़ में कहा। तो अगले ही लम्हे तैमूर ने अपने कानों पर तकिया रख दिया था और दूसरी तरफ करवट बदल कर सो गया था। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि उठो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, उसने तैमूर को धमकी दी। दूसरी तरफ वो भी अपने नाम का एक था। पूरी रात अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के बाद सुबह 6 बजे घर आया था। जल्दी से मोबाइल निकालकर उसने अपनी क्राइम पार्टनर को कॉल की। वो अपनी नींद खराब करके उसके लिए दरवाज़ा खोलने आई थी और बदले में उससे वादा लिया था। कहते हैं उसे सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए जाएगा, क्योंकि अगले दिन ड्राइवर ने छुट्टी ली थी। बाबा जान अपने काम के सिलसिले में मसरूफ़ थे। ताया जान गांव में गए हुए थे और ज़मीनों के मामलात देख रहे थे। उसका खड़ूस कज़न भी हवेली में मौजूद नहीं था। बाकी कज़नों के साथ उसने लड़ाई की हुई थी और आखिरकार बच जाता था तैमूर। मैं ताया जान को जाकर शिकायत लगा दूंगी कि तुम आधी रात के वक्त हवेली से बाहर निकलकर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हो, सिगरेट के साथ साथ चर्स भी पीते हो। वो फिर भी टस से मस नहीं हुआ। उसने भी जैसे कसम खाई हुई थी बहुत तेज़ी से वॉशरूम में गई। वहाँ से पानी की आधी बाल्टी भरी, वो पूरी बाल्टी उठाकर तैमूर के ऊपर फेंक दी। अब की बार वो हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठ बैठा। वो शर्ट के बगैर था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। वो कानों को हाथ लगाती दूसरी तरफ रुख फेर कर खड़ी हो गई थी। जब तक तैमूर की समझ में सारी कहानी आई तब तक वो 112 बार अस्तगफिरुल्लाह का वर्द कर चुकी थी। तुम क्या सुबह सुबह यहाँ पर मौलानी बनकर आ गई हो? वो शरारती अंदाज में उसको घूरते हुए बोला था, हालांकि जानता था कि वो किस वजह से दूसरी तरफ रुख फेर कर खड़ी है। पहले तुम शर्ट पहनो, बेशरम इंसान, वो कराते हुए बोली थी। ये मेरा कमरा है और मैं जैसे मर्जी अपने कमरे में रहूं, तो मैं कोई मसला है क्या? अगर तुम चाहते हो कि भली जवानी में मेरे हाथों तुम्हारा कत्ल ना हो, मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा। इसमें मैं तो आराम से जन्नत में अपनी 70 हूरों के साथ अय्याशी करूंगा। तो यहाँ जेल में सड़ जाओगी और फिर क़यामत के दिन जहन्नम की आग में सड़ोगी। तुम्हारे मुंह में रेत बंजरी सब कुछ, वो हलक के बल चीखी थी। अच्छा ठीक है, मैंने शर्ट पहन लिया, तुम इधर देख सकती हो, वो नॉर्मल अंदाज में बोला तो वो पलट गई थी और वाकई में वो शर्ट पहन चुका था और अब सवालिया अंदाज में उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, और फिर मुझे ये भी बताओ कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। ओह हेलो मिस्टर तैमूर साहब, मेरी बात सुनो, उसने उंगली उठाकर धमकी आमेज अंदाज में कहा था। जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप हुक्म करें। मैं तो आपकी बातें सुनने के लिए ही इस दुनिया में आया हूँ। इसके अलावा मेरे पास तो जैसे कोई और काम ही नहीं है, वो तंज़िया लहजे में कह गया था। उसको भड़का चुका था। यानी तुम आसानी से नहीं मानोगे। ठीक है, अब मैं जाकर ताया जान को जाकर वो वीडियो दिखाऊंगी। अरे मेरी जान, किस तरह की बातें करती हो? मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ, तमीज़ से बात क्या करो। तुम्हारी इस कज़न से दोस्ती करने के लिए सारी लड़कियां तरसती हैं और तुम हो जिसको अपनी कज़न की ज़रा कदर ही नहीं है। तुम जैसे कज़न की कदर करने से अच्छा है कि मैं फंदे से लटक जाऊं। तुमने मेरा सारा बेड भिगो दिया। उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अब वो फिक्रमंदी से अपने बेड को घूरने लगा था। 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जी ठीक है मोहतरमा। अपने सर को खम देता हुआ वो फ्रेश होने के लिए वाशरूम चला गया था। जो कर्ज उसके सर पर था वो तो हर हाल में उतारना था। खैर तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? वो 2 महीने पहले ही यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ था, लेकिन अभी तक पूरी यूनिवर्सिटी उसे याद करती थी, क्योंकि वो हद से ज़्यादा शरारती और गुंडागर्दी करने वाला बंदा था। उसके नाम की दहशत भी बहुत ज़्यादा थी। जिन लोगों को पता था कि वो उसकी कज़न है, वो उसे कतरा कर रहते थे। नमल को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। तुम्हारी वजह से मेरी किसी भी लड़की से दोस्ती नहीं हो पा रही है, उसने दांत पीसते हुए कहा। मेरे होते हुए वैसे भी तुम्हें किसी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, वो संजीदगी से बोला था। ओह हेलो मिस्टर, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ और तुम अपना मुंह धो कर रखा करो। मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना किया करो। ठीक है, कज़न तो हो ना, इस बात से तो तुम इनकार नहीं कर सकती। इसी बात का तो गम है मुझे।
अगर उस दिन तायाजान घर वापस ना आते तो तुम मेरे पहलू में ना बैठे होते, वो सुलगते हुए लहजे में बोली थी। तैमूर ने एक झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाई। क्या कहा है तुमने, ज़रा मुझे समझाना। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ ना। वो मासूमिया से आंखें टमटमा कर बात कर रहा था। अपनी बात पर जब उस लड़की ने गौर किया तो उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। कुछ भी तो नहीं कहा मैंने, वो कंदिश काते अनजान बन गई थी, मगर मेरे गुनहगार कानों ने कुछ सुना है। प्लीज़ मुझे समझा दो। ये कंसेप्ट मुझे कभी भी समझ में नहीं आया था। नमल का चेहरा शर्म के मारे लाल अंगारा हो गया था। अगले ही लम्हे उसने जोर से मुक्का उसके सीने पर मारा तो वो दर्द से करा उठा। तो फिर ऐसी बातें ही ना किया करो कि बाद में एक्सप्लेन करने में तुम्हें शर्मिंदगी हो। हाँ, गलती हो गई थी, भूल गई थी कि सामने एक इंतहाई जलील किस्म का बंदा बैठा हुआ है जिसमें शर्मो हया नाम की चीज़ ही नहीं है। वाह, तुम्हें तो बहुत जल्दी मेरे बारे में पता चल गया है। वो अब अपना रुख खिड़की की तरफ मोड़ कर बैठ गई थी। तैमूर ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की मगर वो खरखरी की आवाज़ के साथ बंद हो गई थी। ये क्या हुआ है? प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि गाड़ी ख़राब हो गई है। मैंने आज हर हाल में यूनिवर्सिटी जाना है। मैं इलेक्शन में खड़ी हुई थी। ये कहकर उसने फ़ौरन ही अपने लबों पर हाथ रख लिया था। किस तरह की इलेक्शन? वह आंखें छोटी छोटी करके उसको घूर रहा था। मैंने तुम्हें कहा भी था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह के पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुमने फिर से कोई कारनामा सा अंजाम देने की कोशिश की। वो उसको आड़े हाथों में लेते हुए बोला था। नहीं, मुझे वैसे भी इन मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। दरअसल मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, और वहाँ पर मैंने इलेक्शन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना था। इसी बारे में ही बात कर रही थी। उसने फ़ौरन ही कवर अप कर दिया था। वो बाहर चला गया था और गाड़ी का बोनट उठाकर देखने लगा था। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे कि उसी वक्त ही एक और बड़ी काले रंग की गाड़ी उनके सामने आकर रुक गई थी। दरअसल वो सड़क टू वे थी। वो गाड़ी से दूर ही पहचान का अंदाज़ा लगा चुके थे कि इसमें हवेली का सबसे बड़ा और मगरूर बेटा बैठा हुआ है जिसके नखरे सातवें आसमान को छूते हैं। अगर कोई बात उसके मिजाज के खिलाफ हो जाए तो वो लड़ने मरने पर उतर आता है। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई है, तैमूर ने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए तीखे लहजे में कहा था। उसे अपना ये कज़न एक आंख भी निभाता था। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि सब हवेली वाले उसको पसंद करते थे। हर बात पर मुस्तफ़ा को ही फ़ौक़ियत दी जाती थी। मैंने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? चने बेच रहे हैं। बताएं, आप खाना पसंद करेंगे या नहीं? तैमूर ने उल्टा जवाब दिया था। वो उसको घूर के रह गया था। वो असल में मुस्तफ़ा भाई, गाड़ी ख़राब हो गई थी। वो तेज़ी से बाहर निकली और पुरजोश अंदाज में कहा, असल में मैंने यूनिवर्सिटी जल्दी पहुंचना है। मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? तैमूर ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची थी। वो उस आदमी के साथ नहीं भेजना चाहता था। दिल ही दिल में वो मुस्तफ़ा से शदीद नफ़रत करता था। मैं देखता हूँ, गाड़ी थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी। तैमूर ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया मगर वो उसके इशारे को नज़रअंदाज करके झट से मुस्तफ़ा की गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वापस घर ड्रॉप कर दूंगा। आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। उसने तल्ख लहजे में कहा और दोबारा से अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। मुस्तफ़ा भी बाजू लपेट कर वहीं पर ही खड़ा हो गया था। ये उन दोनों को क्या मसला है? मुस्तफ़ा भाई गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हैं? नमल एक ऊपर से सोचा था। मुस्तफ़ा भाई चले ना, मेरी क्लास है। वो गहरी सांस खारिज करता हुआ पलट गया। तुम्हारी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? उसे जिस सवाल से डर लगता था मुस्तफ़ा भाई ने उसे वही सवाल तो पूछा था। तो उसने खौफ से थूक निकला। वो तो चलते चलते मुझसे बहुत दूर चली गई हैं। क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। वो मैं आपको कह रही थी कि बहुत अच्छी जा रही है। सब प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं और कंसेप्चुअल स्टडीज़ करवाते हैं। वो तो मुझे अंदाज़ा हो ही रहा है। अच्छा, मुझे अपने HOD का नंबर लेकर देना। अरे, ऐसे कैसे नंबर लेकर दे सकती हूँ? वो बहुत बड़े आदमी हैं, हर किसी को अपना नंबर नहीं देते हैं। क्या उन्हें मेरे बारे में पता नहीं है? मुस्तफ़ा ने अपना चश्मा थोड़ा सा नीचे करके आंखें ऊपर उठाकर उससे सवाल किया था तो मगर घबरा गई थी। ठीक है, मैं उनसे बात करूँगी। नहीं, मैं खुद ही उनसे जाकर बात करूँगा। वो वैसे भी बाबा के दोस्त हैं। नमल के वजूद को एक ज़ोरदार झटका लगा था। वह अपनी जगह पर उछल पड़ी थी। उसका सर ज़ोर से गाड़ी की छत से जाकर टकराया था।
क्या हो गया है, पागल तो नहीं हो गई हूँ? पहले तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं वाकई में पागल हो गई हूँ। उसने अपने आप को कहते हुए सुना तो तुमने शायद रात में अपनी नींद पूरी नहीं की है, फिर से एक और ही ड्रामे देखती रही होगी और अभी मुझे तुम नींद में लग रही हो। मैं वापस गाड़ी ले चलता हूँ। नहीं, वो बहुत ही ज़ोर से चलाई थी। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। इंसानों की तरह बात नहीं कर सकती क्या? 1000 बार समझाया मैंने तुम्हें। इस तरह से चीखती चलाती हुई लड़कियाँ मुझे शदीद जहर लगती हैं। तो आपको मुझे पसंद करने की ज़रूरत भी नहीं है। कौन सा आपने मुझसे शादी करनी? अब अगर बार वो कदर आहिस्ता आवाज़ में बोली थी, मगर मुस्तफ़ा के तेज़ कानों में उसके बात पहुंच गई थी और उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी फैल गई थी, जिसे उसने फ़ौरन ही छुपा लिया था। इससे पहले कि नमल देख लेती, उसके साथ ही गाड़ी से नीचे उतरा था। अरे आप कहाँ पर जा रहे हैं? तुम्हें बताया था ना कि मुझे HOD साहब से मिलना है। बस उसी से ही मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम अपनी क्लास में जाओ। वो पहले भी कई बार इस यूनिवर्सिटी में आ चुका था, इस वजह से उसे रास्तों के बारे में मालूम था। वो HOD के ऑफिस में दाखिल हो गया था जब ये तेज भागती हुई यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में आ गई थी, जहाँ पर इलेक्शंस हो रहे थे। नमल साहिबा आ गई, नमल साहिबा छा गई। उसके दोस्तों के ग्रुप ने जब उसको देखा तो ऊंची ऊंची आवाज में नारे लगाने लगे। नमल की गर्दन खुद बखुद ही फख्र के मारे बुलंद हो गई थी। वो ये भूल गई थी कि उसका खरूस कज़न इसी यूनिवर्सिटी में ही मौजूद है। वो इस वक्त प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यूनिवर्सिटी के सबसे खबीस इंसान माद के सामने आकर खड़ी हुई थी। बहुत से वोट्स उसके हक में थे और आज ही फैसला होना था। हमाद मजबूत कदम उठाता हुआ उसके पास आया और उसकी आंखों में बराह रास्त झांकते हुए बोला, तुम एक लड़की ज़ात हो। हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने बाल हवा में चटकते हुए अंदाज लापरवाही से बोलती, उसको शदीद जहर लग रही थी। मैं तुम्हें बताने नहीं बल्कि समझाने के लिए आया हूँ, बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। पहले तुम्हारा कज़न इस यूनिवर्सिटी के माहौल को ख़राब करता रहा और अब तुम इस यूनिवर्सिटी के माहौल को ख़राब कर रही हो। ओह हेलो मिस्टर, मैं तुम्हारी तरह कोनों में जाकर चर्च नहीं पीती हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर मैंने HOD के पास जाकर तुम्हारी शिकायत लगा दी तो फिर तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, और जो तुम्हारे बाप की असलियत है वो भी हम लोगों की नज़रों से छुपी हुई नहीं है। वो एक नंबर का घटिया। हमाद का हाथ हवा में उठा था, मगर इससे पहले ही किसी और के मजबूत हाथों ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। नमल ने अपने चेहरे को अपनी बाजू के पीछे छुपाया था। वो एकदम से ही डर गई थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यूं हमाद उस पर हाथ उठा देगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मुस्तफ़ा खान की थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के बारे में बात करने की? उसने झूठ नहीं बोला, जो कह रही है सच कह रही है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप और भाई जेल की सलाखों के पीछे ना जाए तो यहाँ से दफा हो जाओ। उसके कानों में झुकता उसे एक ऐसी बात बताया गया था जिसके बारे में सिर्फ उनके खानदान को ही पता था, और अब मुस्तफ़ा को पता था। वो गड़बड़ा गया था और खौफ से साइड पर हो गया था। तुम ये इलेक्शंस नहीं लड़ोगे, ये गलत है। मैंने बड़ी मुश्किल से इतनी बड़ी टीम इकट्ठी की है, उसने मनमनाते हुए कहा था। क्या इस दिन के लिए ये टीम इकट्ठी की थी? सोचो अगर वो तुम पर हाथ उठा लेता तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती। कुछ तो खुदा का खौफ किया करो। मुझे वाकई में तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो उसका बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए क्लासरूम में लेकर आ गया था। तुमने तो कहा था कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है, तो फिर यहाँ पर अपनी पढ़ाई करो, फजूल के कामों में अपना वक्त बर्बाद ना करो और अपने लिए या फिर घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा मत करो। ये कहकर वो रुका नहीं था। आप मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अगले 3 साल तुमने अकेले ही गुजारने। अगर हमाद ने दोबारा मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, अब वो तुम्हारे आस पास भी नहीं भटकेगा। इसने पूरा दिन यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासरूम में ही गुजार दिया था। उसकी सहेलियाँ उसके आसपास ही बैठी हुई थीं और उसको तसल्लियाँ दे रही थीं, जबकि कुछ सहेलियाँ तो मुस्तफ़ा की पर्सनैलिटी से इस हद तक इम्प्रेस हो गई थीं कि वो पिछले 3 घंटों से मुसलसल उसकी ही तारीफ़ें किए जा रही थी। बस कर जो यार, मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। उसकी तारीफ़ें सुन सुनकर मेरे कानों में दर्द होने लगा है। वो इतना भी कमाल का बंदा नहीं। हमसे पूछो, हम इस घर में रहते हैं। कसम से वॉट लगा दी उस शख्स ने। पाबंदियों पर पाबंदियाँ लगाता रहता है। अरे अगर इस तरह का खूबसूरत बंदा मुझ पर पाबंदियाँ लगाएगा तो मैं सारी ज़िंदगी उसकी ग़ुलामी में ही गुजार दूँगी।
उसकी दोस्त ने हवा में लहराते हुए गुनगुनाते हुए अपने मखसूस अंदाज में कहा था। तो फिर ठीक है, मैं से तुम्हारी सेटिंग करवा देती हूँ, लेकिन 2 दिनों के बाद रोती हुई मेरे पास मत आना कि तुम्हें एक पागल इंसान मिल गया है। अच्छा यार, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ तैमूर आजकल कहाँ पर होता है? उसकी एक और सहेली जो कि तैमूर की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, उसका नाम लेते हुए बोली थी। वो घर पर ही होता है। उसने कहा है कि वो ताजान के साथ उनके बिजनेस में उनका पार्टनर बनेगा। मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ में कामयाब हो सकता है। उसका रुझान तो मुझे सिर्फ आयाशी करने में लगता है। यार, मैं क्या तुमसे एक बात कह सकती हूँ? उसकी दोस्त ने ही हिचकिचाते हुए उससे इजाज़त ली थी। हाँ बोलो। नमल ने जल्दी से उसे इजाज़त दी। मुझे लगता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। ये सुनकर पहले तो वो हैरान रह गई और फिर अपनी गर्दन पीछे की तरफ गिराकर हंसने लगी। ओह हेलो, ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। हम दोनों एक दूसरे से टोटल अलग हैं। अगर मैं ज़मीन हूँ तो वो आसमान है, अगर मैं चाँद हूँ तो वो सूरज है। हम दोनों का ना तो मिलाप है और ना ही कोई जोर है। यार, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मगर वो मुझे तुम में इंटरेस्टेड लग रहा है। वो जब भी तुम्हें देखता है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं। अगर ऐसी कोई बात है भी तो मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस जैसे इंसान को कभी भी अपने शौहर के रूप में कबूल नहीं कर सकती। ये कहकर वो अपनी नोट्स पर चुप गई थी, जबकि उसकी सहेली भी खामोश हो गई थी। अगले पीरियड में उनके प्रोफेसर ने उनसे टेस्ट लेना था और उन्हें एक लफ्ज़ भी तैयार नहीं था। जब वो छुट्टी टाइम यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो तैमूर गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा था। उसे देखकर सहेली की बात उसके कानों में गूंजने लगी थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने अपने आप को संभाला। तुम मुझे लेने के लिए क्यों आए हो? क्योंकि मेरे अलावा कोई भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उसकी आंखों पर फूंक मारते हुए बोला तो वो उससे 2 कदम पीछे हटी थी। मेरे साथ बदतमीजी ना किया करो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और तुम्हारी ये हालत हो गई है। डबल मीनिंग बातें भी ना किया करो मुझसे, वो उसको धमकी देते हुए बोली थी। तुम्हारा दिमाग गंदा है, मेरा कोई कसूर नहीं है, वरना मेरी बातें तो सिंगल मीनिंग ही होती हैं। वो बाएं आंख विंग करते हुए कहता। फ्रंट सीट संभाल चुका था। मुझे बताओ कि तुमने कहाँ चलना है? कहीं भी नहीं, मुझे बस घर ले चलो, जहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट खुला है। मैंने वहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई किया हुआ है। तैमूर को पता था कि वो पिज़्ज़े की दीवानी थी और इसे इनकार नहीं कर सकती थी। उसकी तवक्को के मुताबिक वो यकदम ही पुरजोश हो गई थी। क्या हम वो खाने जा सकते हैं? मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिक्र मत करो, इस बार मैं बिल दे देता हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें बिल अदा करना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। वो दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुँच चुके थे और दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे किसी बात पर खुलकर हंस रहे थे। वहाँ पर उनकी बाकी कज़न्स भी मौजूद थी। क्या तुम लोग यहाँ पर आकर डेट मार रहे हो? उनकी कज़न्स के पहलू में आकर बैठ गई जिसने आइसक्रीम उठाई हुई थी। ला हौला वला कुव्वत, सोचने समझने से पहले बोल दिया करो, उसने कानों को हाथ लगाते हुए कहा था। मगर तैमूर ने उस बात का जवाब नहीं दिया था, बल्कि वो बहुत ही गौर से छोटी सी लड़की को देख रहा था जो कि पिज़्ज़ा के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अगर खाना खा चुके हो तो तुम लोग यहाँ से जाओ, वो उनको घूरते हुए बोली। हाँ हाँ, जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर बैठने का। उसके दोनों कज़न वहाँ से उठकर चले गए थे, जबकि वो फिर से तैमूर की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। तुमने ये क्यों कहा ला हौला वाला कुव्वत? किस बात का? वो अनजान बन गई थी जब उसने पूछा कि हम लोग डेट करें। हाँ, तो यही कहना था। पिज़्ज़ा जो का था। उसने जल्दी से 2 बड़े-बड़े स्लाइस अपनी प्लेट में रखे थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम डेट करना शुरू कर दें? उसके हाथ लर्जे थे, मगर उसने यूं शो किया जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है। पागल हो गए हो क्या? मैं उसका मजाक उड़ाते हुए बोली थी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं वाकई में पागल हो गया हूँ, उसने धीमे लहजे में कहा था और अपनी प्लेट पर झुक गया था। या मेरे अल्लाह, इस इंसान को एकदम से क्या हो गया है? पहले तो इंसान हर वक्त मजाक करता रहता था, बहुत ही चिल सा बंदा था। अभी इतना सीरियस क्यों हो रहा है? कहीं मेरे दोस्त सच तो नहीं कह रहे? कहीं ये वाकई मुझ में इंटरेस्ट भी तो नहीं है? वो रात लेट घर वापस गए थे। मुस्तफ़ा उनके इंतज़ार में लाउंज में ही बैठा हुआ था। तुम लोग कहाँ पर आवारागर्दी कर रहे थे? जहाँ तक मुझे लगता है आपको हम लोगों से संभाल करने का कोई हक नहीं है। उस काम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप जिंदा हैं और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। तैमूर ने मुस्तफ़ा की आंखों में आंखें डालकर मजबूत लहजे में कहा था, जबकि वो तैमूर के पीछे ही छुपी हुई थी। वो तैमूर के रहमो करम पर थी। तुम्हारे बाबा ने ये हक मुझे दिया है। मुझे नहीं लगता कि आप इस हक को संभालने के काबिल हैं। जाएं और अपने काम से काम रखें, अपने ऑफिस को देखें।
हमारी ज़िंदगी में पहले से मसले हैं, मज़ीद मसले पैदा मत करें। बड़ा होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम लोगों के मसले सॉल्व करूं। वैसे अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। तैमूर वो उसके कंधे को जानबूझकर थपकते हुए बोला था। अगले ही लम्हे तैमूर ने उसका हाथ ज़ोर से झटका था। मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। तैमूर ने नमल को इशारा किया। ये कहीं भी नहीं जाएगी, मुझे उससे बात करनी है। आप इसको नहीं डांट सकते, ये मेरे साथ गई थी, तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, जाओ यहाँ से। वह बहरे से मुंह खोले कभी तैमूर को देखती थी तो कभी मुस्तफ़ा को देखती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। शोर की आवाज़ सुनकर दादी जान भी वहाँ पर चली आई थी। क्या हो रहा है, क्यों लड़े हो आपस में? 1000 बार समझाया मैंने तुम लोग एक दूसरे के भाइयों जैसे हो, इस तरह से लड़ाई झगड़े मत किया करो। मुझे कोई शौक नहीं है इससे बहस करने का, इसी को ही हर बात में मसला होता है। मुस्तफ़ा सोफे पर टांग पे टांग चढ़ा के बैठ गया था। उसने सोफे के साथ टेक लगा ली थी। नमल अभी तक अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ी थी। अब क्या मुझे तुम्हारी इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा, या फिर तुम्हें जलील होने का बचपन से बहुत ज़्यादा शौक है? तैमूर का बस नहीं चल रहा था कि वो छोटी सी लड़की की गर्दन मरोड़ डाले, जिसको यहाँ से भागने का अच्छा खासा मौका मिला, मगर वो अपनी जगह से खौफ के मारे 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। मेरे सामने तो बहुत ज़बान चलती है तुम्हारी, उस इंसान के सामने तुम्हें क्या हो जाता है? ये कहकर वो तनफन करता हुआ वहाँ से चला गया था। यानी इस लड़की से बहस का भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो लड़की मुस्तफ़ा से हकीकी मानों में बहुत ज़्यादा डरती थी। उधर मुस्तफ़ा ने उसे अपने पास आने का इशारा किया तो वो खामोशी से उसके सामने जाके खड़ी हो गई। उसने अपना सर झुका लिया था। 2 दिन पहले मेरी गाड़ी लेकर कौन गया था? मुझको इंतहाई गुस्से से घूर रहा था। वो मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रही हूँ? 2 सवाल पूछा है, मुझे सवाल का जवाब दो। वो मुझे तैमूर ने मजबूर किया था, उसके कहने पर मैं आपकी गाड़ी लेकर गई थी। आज के बाद तुम उस इंसान के साथ अकेले घूमने के लिए नहीं जाओगे, और ना ही तुम इसके साथ यूनिवर्सिटी जाया करोगी। मैं तुम्हें इस इंसान के साथ फ्री होते हुए भी ना देखूं। आप मुझ पर इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगा सकते हैं। वो चिल्लाते हुए बोली थी। तुम्हारा रिजल्ट कब है? मुझे इस बारे में बताओ, क्योंकि अब तुम्हारे रिजल्ट की बुनियाद पर ही फैसला करूंगा कि आगे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। क्या मतलब है आपका? आप मेरे साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? तुम्हारी समझ में आ जाएगी है बात भी। चलो अब जाओ यहाँ से, बहुत रात हो चुकी है, और कमरे में जाकर सो जाना। मुझे तुम्हारे कमरे की लाइट जलती हुई नजर ना आए। तैमूर ठीक कहता है, ये इंसान पागल है। इतना ज़्यादा गुस्सा कौन करता है? इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ कौन लगाता है? कसम से दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है मेरा इस शख्स ने। वो अभी तक उसी जगह पर ही खड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में उसकी शान में ज़मीन आसमान के किलाबे मिला रही थी, और फिर जब उसकी समझ में कुछ भी ना आया तो दोबारा से तनफन करती हुई तैमूर के कमरे में दाखिल हो गई थी। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वो दूसरी तरफ रुख फेर कर बैठ गया था। आई एम रियली सॉरी, उसने अपने कानों को पकड़ते हुए इंतहाई मासूमियत से कहा था। जो भी था, तैमूर के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। वो बिलाशुबा इस बात से इनकार करते थे और इसके सामने कभी भी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, मगर उसके बावजूद दिल ही दिल में वो उसकी कदर करती थी और उसको सराहती थी, क्योंकि तैमूर ने हर मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी। जब भी वो किसी परेशानी में फंसती थी तो तैमूर ही था जो उसे इस परेशानी से बाहर निकालता था, घर वालों के सामने उसकी साइड लेता था। ट्रिप जाने के लिए भी तैमूर ने उसको परमिशन लेकर दी थी, वरना मुस्तफ़ा साहब से तो उससे किसी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। और खुदा का शुक्र था कि उन दोनों वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सऊदीया गया हुआ था। जब मैंने तुम्हें कहा था वहाँ से जाओ तो तुम वहाँ से गए क्यों नहीं? यार, तुमने देखा नहीं था कि तुम मुस्तफ़ा से डरती क्यों हो? वो तुम्हारा मालिक नहीं है और ना ही तुम उसकी मुलाजमा हो। इतना तो तुम अपनी माँ से भी नहीं डरती हो जितना तुम उस मुस्तफ़ा से घबराती हो। हाँ, तो तुमने देखा नहीं है कि वो कितना गुस्सा करते हैं? तुमने तो अपनी ज़िंदगी के 19 साल मुल्क से बाहर गुजारे। पाकिस्तान में आए हुए तकरीबन 5 साल ही गुजरे। मुझसे पूछो, मैंने उसका हर तरह का रूप देखा हुआ है। कसम खुदा की, उसका गुस्सा इतना तेज़ है कि तो फिर अभी तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा है, और जिस दिन तुम मेरा गुस्सा देखोगी तो तुम हर किसी को भूल जाओगे। वो बहुत ही गौर से उसके चेहरे का तवाफ करते हुए बोला था। तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? मैंने कहा जाओ यहाँ से। फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। वह के बल धाड़ा था तो वो खौफ से अपनी जगह पर उछल पड़ी थी। इस घर में तो सारे ही पागल हैं। इसे पता नहीं मैं क्यों इस हवेली में पैदा हो गई हूँ।
उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। वो डुडुबाती हुई आंखों के साथ ही अपनी धुन में चलती जा रही थी और अपने कमरे में गई और नावल्स उठाकर लाउंज में आ गई, क्योंकि कमरे में उसकी कज़न ने लाइट ऑफ की हुई थी और उसको सख्ती से हदायत थी कि जब वो सो रही हो तो उसने लाइट ऑन नहीं करनी, वरना उसकी कज़न में भी जिन आ जाता था। वो तकरीबन 2 घंटे लाउंज में बैठे नावल पढ़ती रही थी। अभी वो नावल ख़त्म ही होने वाला था कि किसी ने उसके हाथों से उचक लिया। वो जल्दी से उठी। ये क्या बदतमीज़ी है? बोलते बोलते खामोश हो गई थी, क्योंकि सामने ही मुस्तफ़ा खड़ा था। उसके चेहरे के तासरात से वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। मुस्तफ़ा भाई, आप यहाँ? उसके सवाल को सरासर इग्नोर करके वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैंने तुम्हें क्या कहा था? आपने कहा था कि मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो जाओ, और मैं आपकी नज़रों के सामने से गायब हो गई थी। उसने मासूम अंदाज में जवाब दिया, मैंने तुम्हें कहा था कि आज के बाद तुम उन खराफात को हाथ नहीं लगाओगी, क्योंकि इसी वजह से ही तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसमें नावल्स का क्या कसूर है? ये तो बहुत ही अच्छे हैं और उनको पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज में मिलता है। अच्छा, मुझे भी तो पता चला कि इनमें क्या लिखा हुआ है। जैसे ही उसने नावल का पहला पेज पढ़ा, उसको अपना सर गोल गोल घूमता हुआ महसूस हुआ था। ये इंग्लिश नावल था और पूरे नावल में यही एक सीन था जो अभी तक उसने पढ़ा नहीं था, वरना पीछे तो सारा नावल नॉर्मल ही था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसमें वाकई बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो गरजते लहजे में बोलता उसको कांपने पर मजबूर कर गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा टेस्ट इतना गंदा हो सकता है। मेरा टेस्ट गंदा नहीं है, बल्कि आपका टेस्ट खराब हो गया है। ये नावल सबसे फेमस राइटर का इंतहाई घटिया सीन लिखे हुए हैं यहाँ पर। मुझे बताया कि कौन सा सीन घटिया है? उसने नावल हिचका था। जब उसने अगला सीन पढ़ा तो उसके गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे। देखिए मुस्तफ़ा भाई, हाँ मैं देख ही रहा हूँ, मेरा यकीन माने ये सीन पहला। मुस्तफ़ा उसके हाथों से नावल छीन कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। ये क्या बदतमीज़ी है? अभी तो मैंने ये भी देखना था कि एंड पे हीरो मर जाएगा या फिर जिंदा बच जाएगा। अब क्या सारी रात मैं हीरो की जिंदगी की दुआ मांगती रहूंगी? वो गुस्से से पांव पटकती हुई किचन में चली गई थी। पानी के 2 गिलास भर भर कर पिए थे और फिर पूरी रात वो जागती रही थी। उसे बेचारे हीरो की टेंशन हो रही थी। वो ऐसे ही थी, बहुत ज़्यादा जज्बाती थी और सेंसिटिव भी। छोटी छोटी चीज़ों को अपने जहन पर सवार कर लेती थी और फिर घंटों तक उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। सुबह वो दादी जान के कमरे में, दादी प्लीज़ ना उसे मेरा नावल लेकर दे देना, वरना मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी कि हीरो के साथ क्या हुआ था। अगले दिन उसे यूनिवर्सिटी से छुट्टी भी थी। जब उसे छुट्टी होती थी तो मजबूरन उसे सारा दिन घर पर ही गुजारना पड़ता था। ये उसकी अम्मी जान का हुक्म था। आजकल अम्मी उसे किचन के कामों में भी लगा रही थी और उसे घरदारी सिखा रही थी। वह अपनी बेटी में पहले से भी ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी थी। ये सब कुछ भी उसको खटक रहा था। तैमूर ने तो मजाक मजाक में कह दिया था कि वो तुम्हारे हाथ रंगने की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारा शौहर बहुत ही अच्छा है। शादी के बाद वो तुमसे घर के काम नहीं करवाया करेगा, बल्कि इस काम के लिए तुम्हें मासी रख देगा। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? अपनी छोटी सी नाक चढ़ाते हुए बोली थी। ये भी तो हो सकता है कि मेरा शौहर बहुत ही खड़ूस हो। अगर तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए तो फिर कोई क्या कर सकता है। अल्लाह ना करे, मैं तो बस वैसे ही मजाक में बोल रही थी। उसने कानों को हाथ लगाया था। उसने बात शिद्दत से नोट की थी कि तैमूर के लिए उसके दिल में पसंदीदगी के जज्बात नहीं थे, क्योंकि वो उसके माजी से भी वाकिफ़ थी और उसके हाल से भी। तैमूर तो अक्सर उसके पास लड़कियों के नंबर लेने के लिए भी आता था, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरा था कि तैमूर ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी और वह हर बार उसको इसी चीज़ का ही एहसास दिलाता था। जब एक बार इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो फिर इंसान उसके लिए हर बुरे काम को तर्क कर देता है। मुझे लगता है कि मुझे भी किसी इंसान से सच्ची मोहब्बत हो गई है। जिन नज़रों से वो उसको देखता था वो बाज़ औक़ात कन्फ्यूज़ हो जाती थी और फिर बाज़ औक़ात उसके सामने से गायब हो जाती थी। तैमूर भी अंदाज़ा लगा चुका था कि उसके दिलों की हालत को समझ रही है, मगर जानबूझकर इग्नोर कर रही है। 2 दिन गुजर चुके थे, उसे अभी पता नहीं चला था कि हीरो के साथ क्या हुआ है। इंटरनेट पर भी उसने उस नावल को सर्च किया था, लेकिन वो वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं था और उसका अकाउंट भी बिल्कुल खाली था, वरना वो अपने लिए नावल परचेज़ कर लेती। तैमूर से उस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। फिर उसने हिम्मत की और मोहतरम के कमरे में जाने का फ़ैसला किया। उस दिन मुस्तफ़ा घर पर मौजूद नहीं था। उसने ताईजान से पूछा तो उसको पता चला कि वो शाम को ही घर वापस आएगा। आज हर हाल में उसने दुश्मन के कमरे से अपना नावल निकालना था।
क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। अब उसे हीरो की भी टेंशन होने लगी थी। ना जाने बेचारे के साथ क्या हशर हुआ होगा। वो उसके कमरे में दाखिल हुई। उसे अपना नावल भी मिल गया था, मगर वापसी पर इसने गलती से मुस्तफ़ा का सबसे पसंदीदा गुलदान ज़मीन पर गिराकर तोड़ दिया था। क्या तुम यहाँ पर मेरी जासूसी के लिए आए हो? मर्दाना जानी पहचानी आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह पर उछल पड़ी। नहीं नहीं, उसे नावल फ़ौरन ही अपने पीछे छुपाया था, जो कि मुस्तफ़ा की नज़रों से हरगिज़ भी न छुप सका था। वो उसकी तरफ बढ़ा तो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। पीछे रास्ता ख़त्म हो चुका था। तो फिर मुझे बताओ। उसने अपना हाथ ज़ोर से दीवार पर रखा। नमल ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। आप प्लीज़ मुझसे दूर होकर बात करें। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं जाकर दादी जान से आपकी शिकायत लगा दूंगी। मैं उनको जाकर बताऊंगी कि मेरे साथ फ्री होने की कोशिश कर रहे थे। बल्कि मैं ऐसा करूंगी, चीख चीख कर सब घर वालों को इकट्ठा कर लूंगी। वो उसके जवाब पर ऐश कर उठा था। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोहतरमा, आधी रात के वक्त तुम मेरे कमरे में दाखिल हुई हो, तो इसका मतलब ये है कि मुझे दादी जान से तुम्हारी शिकायत लगानी चाहिए, ना कि तुम्हें मेरी। हाँ, तो मैंने आपके साथ फ्री होने की कोशिश नहीं की थी। उसकी आंखों में आंखें डालकर अपना हाथ कमर में रखकर गांव की औरतों की तरह लड़ने मरने के लिए उतर आई थी। तो मैं कौन सी कोशिश कर रहा हूँ? मैं तो तुमसे काफ़ी दूर खड़ा हूँ। हालांकि उनके दरमियान सिर्फ चंद इंच का ही फासला था। वो बुरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। मुस्तफ़ा ने उस पर तेज खाने का फैसला किया था और 2 कदम पीछे की तरफ हटकर खड़ा हो गया था। जाओ यहाँ से, और दोबारा आधी रात के बाद किसी के कमरे में नहीं जाना। मैं तो अक्सर ही तैमूर के कमरे में जाती रहती हूँ, उसे नॉर्मल से है जो मैं कहा था। ये सुनकर मुस्तफ़ा के माथे पर बल पड़ गए थे। तुम्हें क्या समझाया था मैंने? ओह, आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गई थी। ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? तुम्हें किसने कहा कि मुझसे नफरत करता हूँ? मुझे उससे कोई मसला नहीं है। मुझे बस उसकी हरकतें पसंद नहीं हैं, और मैं नहीं चाहता कि कभी नशे की हालत में आकर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर डाले। उसे साफ गोई का मुजाहरा किया, क्योंकि ये बात उससे भी मालूम थी कि मोहतरमा तैमूर के नशे करने की और चर्स पीने की आदत से वाकिफ़ है। वो खामोश हो गई थी। शर्मिंदगी के मारे से अपना सर झुका लिया था। तुमने इस बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे वाकई में बहुत अफसोस हो रहा था। अगर तुम इसके साथ मुखलिस हो तो तुम्हें मुझे उसकी ख़राब आदतों के बारे में बताना चाहिए था। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। ये कहकर वो मज़ीद कोई सफाई पेश की। तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आई थी। वह हवा में गहरी सांस खारिज करके रह गया था और अपने बेड पर जाकर नींद दराज हो गया था। जब वो अपने कमरे में वापस आई तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसका ठंड में से क्यों पसीना आ रहा था। आज से पहले कभी भी मुस्तफ़ा उसके इतने पास नहीं आया था, और ना ही कभी उसने इन चीज़ों को महसूस किया था, मगर आज उसे हर चीज़ ही शिद्दत से महसूस हो रही थी। या मेरे अल्लाह, मैं क्यों उस इंसान के बारे में सोच रही हूँ, और मैं क्यों उसका कंपैरिजन तैमूर के साथ कर रही हूँ। उसे ज़ोर से करवट बदली थी। उसकी टांग उसकी कज़न की कमर से जाकर लगी थी। दोपहर के वक्त उसकी चीखों की आवाज़ हवेली में गूंज रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागी थी, क्योंकि अब उसकी कज़न ने जूता उतार कर उसकी तरफ फेंका था। वो नहीं चाहती थी कि जूता उसके दिमाग पर लगे और उसका दिमाग एक बार फिर से काम करना बंद कर दे। बेचारी का दिमाग तो पहले भी काम नहीं करता था। वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आजकल तैमूर भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। रात के वक्त वो सब लोग खाने पर बैठे हुए थे। तैमूर के बाबा ने उसकी तारीफ़ करते हुए कहा था कि उसने 5 बड़ी डील्स हासिल कर ली हैं, और ये वाकई सच बात होती। तैमूर ने अपनी मेहनत के बलबूते पर सब कुछ किया था। मुस्तफ़ा भी उस पर खुश था। मुस्तफ़ा ने उसकी तारीफ़ की तो उसने जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा था, क्योंकि वो उसके मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं सुनना चाहता था। जिसके मुँह से वो तारीफ़ की तवक्को करा था, वो तो खामोशी से बिरयानी ठूंसने में मसरूफ़ थी। मैंने 5 डील हासिल की हैं। हाँ, तो मुझे कौन सा फ़ायदा दिया है? या तो आधे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, तब मैं मानूंगी, और बाकी इस बात पर यकीन करूंगी कि तुमने 5 डील्स हासिल कर ली हैं। मुझे तो तुमने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। ये सुनकर उसका मुंह खुला रह गया था। बंद कर लो मुंह, वरना मक्खी अंदर चली जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि 5 डील्स भी बढ़ जाए। तुमसे बड़े लालची औरत मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखी। झूठ मत बोलो, तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे भी ज़्यादा लालची औरतें आ चुकी हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारा आखिरी नंबर है। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं आएंगी। वो उसके कानों में हल्का सा झुकता हुआ अपने मखसूस लहजे में कहता उसकी धड़कनों को बुरी तरह से मुंतशिर कर गया था।
अगले 2 ही दिनों में उसे खबर मिली थी कि मुस्तफ़ा की उसके साथ बचपन में ही मंगनी हो गई थी और बहुत जल्द उनका निकाह होने वाला था। ये सुनकर पहले उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। ये कैसे हो सकता है? पूरी ज़िंदगी मैं उसको भैया कहकर पुकारती रही हूँ, वो भी मैं उसको कैसे सैया कहकर पुकारूंगी? दादी जान, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। वो बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा वावेला मचा रही थी, लेकिन दिल ही दिल में वो काफ़ी हद तक पुरसकून भी थी। वो जैसा भी सही लेकिन एक अच्छा इंसान था, अपने किरदार का मजबूत था और उसे बाकिरदार मर्द ही अच्छे लगते थे। जब तैमूर को इस बारे में पता चला तो उसका पारा हाई हो गया था। पूरी हवेली को उसने सर पर उठा लिया था। उसने अपने कमरे की हालत ख़राब कर दी थी और अपनी माँ के सामने चीख रहा था। आपको पता भी है कि मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे दस्तबरदार नहीं हो सकता हूँ। मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ? जब इस लड़की ने खुद इस रिश्ते के लिए हामी भर दी, अगर वो खुद शादी के लिए राज़ी है तो मैं कैसे उसकी माँ के पास उसका रिश्ता लेकर जा सकती हूँ? मैं खुद उससे बात करूँगा। अगर वो राज़ी हो जाती है तो ठीक है, वरना मुझे पता है कि तरीका कौन सा अपनाना है। तुम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। तैमूर की माँ ने उसको धमकी दी थी। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर जाऊँगा। अगले दिन वो उसे जानबूझकर अपने साथ खाने के बहाने बाहर लेकर गया था। वो मामूल की तरह खिड़की से बाहर देख रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तैमूर ने अचानक से कहा तो वो गड़बड़ा गई। उसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, क्योंकि तैमूर का लहजा भी बदला हुआ था। मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने सुना है, मगर यार ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। मैंने कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। मुझे तुमने इस नज़र से नहीं देखा। और मुस्तफ़ा को तुम भाई कहकर पुकारती थी, मगर इसके बावजूद तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो रही हो। मुझे बताओ कि आखिर मुझ में क्या कमी है? तुम में कमी कोई भी नहीं है, मुझे बस तुमसे मोहब्बत नहीं है। तो फिर ठीक है, निकाह में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाओगे। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी थी और गाड़ी वीरान के रास्ते मोड़ दी थी। तो मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? गाड़ी रोको, वरना मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। उसने तैमूर को धमकी दी तो तैमूर ने गाड़ी के दरवाज़ों को लॉक लगा दिए थे। वो ऑटोमेटिक लॉक थे। तुम्हें अपना बनाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। जब उस जगह पर पहुंचा तो उसका कोई भी दोस्त वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि गहरी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। उस छोटे से घर के अंदर दाखिल हुआ तो किसी की उसकी नाक पर जोर से मुक्का मारा था। वो मुस्तफ़ा था। उसने तैमूर को अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करते हुए सुन लिया था। तैमूर उसको मारने के लिए आगे बढ़ा, अगर मुस्तफ़ा उसको अपने काबू में कर चुका था और उसको बेहोश कर चुका था। हवेली वालों को जब तैमूर की इस हरकत के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्होंने तैमूर को हवेली से बाहर निकाल दिया था। वो खुद भी डरी हुई थी और मुस्तफ़ा का सामना भी नहीं कर पा रही थी। 1 हफ्ते के बाद उसका निकाह हुआ था। अभी तक उन दोनों की रुखसती नहीं हुई थी। मुस्तफ़ा ने फैसला किया था कि जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल होगी तभी वो उसको रुखसत करेगा। वो किचन में खड़ा अपने लिए खाना गर्म कर रहा था, क्योंकि उस रात वो लेट घर वापस आया था। जब वो छोटी सी लड़की उसके पहलू में आकर खड़ी हुई, उसको देखकर मुस्तफ़ा का मुंह खुशगवार हो गया था। तुम इतने दिनों से कहाँ पर गायब थी? उसने सरसरी लहजे में पूछा था। आपको क्या फ़र्क पड़ता? अगर मुझे फ़र्क ना पड़ता होता तो मैं तुमसे सवाल ना करता। क्या तुम रोने का इरादा रखते हो? वो उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछ रहा था। ये कहने की देर थी कि वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा के फूट फूट कर रोने लगी। अरे, रो क्यों रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं तो बस तुमसे यूं ही मजाक कर रहा था। वो बुखला गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको कैसे चुप करवाए। आई एम रियली सॉरी, उसने रोते हुए कहा। उस दिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तैमूर के साथ नहीं जाना चाहिए था। आपने मुझे मना किया था, मगर मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और जो कुछ भी हुआ है मैं उसको भुला चुका हूँ। तैमूर भी अपने किए पर शर्मिंदा मिलता है। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, मगर फैसला तुम्हारा होगा। जो तुम कहोगी वैसा ही होगा। क्या आपको मुझसे नफ़रत नहीं हो रही है? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी तुम कम उम्र हो और नादान हो। नादानी से इंसान इस तरह की गलतियाँ कर ही जाता है। मैंने तुम्हें उसी वक्त ही माफ़ कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ
तो फिर क्या मैं रुखसती की तैयारी कर सकता हूँ? उसने शरारती अंदाज में नमल की आंखों में देखते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं। उसको घूरती हुई वो तेज़ी से किचन से बाहर निकली थी। अगले दिन तैमूर ने उसे आकर माफ़ी मांगी। उसने तैमूर को माफ़ कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसके गुस्से की वजह से एक बेटा अपनी माँ से अलग हो जाए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।